हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। हिस्ट्री का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम कवर कर चुके हैं। तो इसमें हमें शुरू करना है पॉलिटी का चैप्टर 1 एंड उसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? दो वर्ड से मिलकर बना है। पावर का मतलब होता है सत्ता और शेयरिंग का मतलब बांटना। ठीक है, यानी कि हम अपनी सत्ता को बंटवारा करेंगे। एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, केवल शेयर कर रहे हैं। जो हमारा हिस्सा था उसी में से थोड़ा 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 सबको बांट रहे हैं। तो हमें ये टॉपिक पढ़ना है। इसमें बेसिकली हम दो चीज़ डिस्कस करेंगे। एक हमें बेल्जियम का केस दिया गया है, दूसरा हमें श्रीलंका का केस दिया गया है। तो बेल्जियम श्रीलंका का केस, पहले केस पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या कमी थी, कैसे सॉल्यूशन था। उसके बाद हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, क्या इसके एस्पेक्ट है, किस किस तरीके की फॉर्म होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज नेचुरली लिंक्ड टू डेमोक्रेसी। द बेसिकली ये है कि पावर शेयरिंग लिंक किससे करा गया है? डेमोक्रेसी के साथ। क्योंकि पावर शेयरिंग को हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के बिना। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में लोगों का शेयरिंग होती है। ठीक है, अलग अलग मंत्रियों की, अलग अलग लोगों की। तो पावर शेयरिंग किससे डायरेक्ट लिंक करी गई है? डेमोक्रेसी के साथ। मोस्ट ऑफ द सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड आर हैविंग डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज एक्सेट्रा। हमने देखा है कि अलग अलग मतलब वर्ल्ड में अलग अलग देशों में क्या होता है? डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता होती है। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, रेस के, नस्ल के, जाति के, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। देयरफॉर ड्यू रेस्पेक्ट शुड बी गिवन टू ऑल द डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए हर एक ग्रुप पे रहने वाले लोगों को। डाइवर्स ग्रुप यानी कि अलग अलग ग्रुप के विविधता वाले लोगों को हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए और उनके व्यू को भी सोसाइटी में एग्जिस्ट कराना चाहिए कि हाँ भाई, इनके लिए कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इनका भी कोई मैटर है, हमें इनकी भी बात सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें बिल्कुल साइड लाइन कर दो। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं अपना पहला केस थ्योरी जो है बेल्जियम। बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। तो बेल्जियम क्या है? बेल्जियम की देखो दो तरीके से सिचुएशन बटी बड़ी है। पहला, 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश में रहती है और क्या बोलती है? डच बोलती है। दूसरा, 40% वेलोनिया में रहती है और क्या बोलती है? फ्रेंच बोलती है। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे? फ्लेमिश में रहने वाले डच, तो यानी कि एफडी करवा ली 59% लोगों ने, और वेलोनिया में फ्रेंच बोलने वाले 40% लोग हैं। ठीक है, पहला केस एफडी करवा ली 59% है, यानी कि फ्लेमिश में रहने वाले जो डच भाषा बोलते हैं 59% लोग हैं, और वेलोनिया में रहने वाले फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% लोग हैं। अब बात करते हैं इसका उल्टा। इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है। वहाँ पे देखो, वहाँ पे हो गए केस बिल्कुल उल्टा। 80% लोग हो गए फ्रेंच बोलने वाले। पहले डच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, अब यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा हो गए। जबकि 20% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। तो पहली चीज़, बेल्जियम की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा है। डच स्पीकिंग है 59%। और अगर हम उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करेंगे तो उसमें 80% लोग हैं फ्रेंच वाले। अब माइनॉरिटी अगर देश के हिसाब से देखी जाए तो माइनॉरिटी वाले कौन है? फ्रेंच वाले। अब होता क्या है कि फ्रेंच माइनॉरिटी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। फ्रेंच स्पीकिंग वाले जो लोग थे वे वैसे माइनॉरिटी में थे। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक, यानी कि कम मात्रा में रहने वाले लोग। अल्पसंख्या में थे, लेकिन देखा जाए तो वे अमीर थे और ज़्यादा पावरफुल थे, यानी कि कम लोग वजूद ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज इन 1950 एंड 1960। अब ये क्या हुआ? इनके बीच में एक टेंशन लाइक सिचुएशन उभरने लगी। किस किस के बीच में? एक तो डच लोगों के बीच में, डच बोलने वाले लोगों के बीच में, और एक फ्रेंच लैंग्वेज वाले लोगों के बीच में। अब डच स्पीकिंग पीपल वर इन द मेजोरिटी एंड द कंट्री बट इन द माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रुसेल्स। ये हमने अभी देखा है कि डच स्पीकिंग वाले जो लोग थे वे मेजोरिटी में हैं। कहाँ पर? पूरे देश में तो मेजोरिटी में है, लेकिन अगर हम कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करें तो वहाँ पे भी कैसे हो जाते हैं? माइनॉरिटीज़ में हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम तो चलेगी। इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर मान लो हिंदू सबसे ज़्यादा उसमें पाए जाते हैं और हम उसकी कैपिटल दिल्ली में बात करते हैं कि दिल्ली में कोई और सा धर्म हो जाए, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, तो फिर क्लेश होने वाली सिचुएशन हो जाएगी ना। तो इसका उन्होंने सॉल्यूशन कैसे करा? अब आते हैं बिटवीन 1970 एंड 1993
4 amendments were brought in the Belgium constitution so as to bring an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। उन्होंने क्या करा 1970 से 1993 के बाद अपने संविधान में 4 संशोधन करें। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना, यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ गलत हो जाए उसको किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, वो होता है अमेंडमेंट। ठीक है, अब और उन्होंने अपने संविधान में चेंज करा ताकि जो भी उसमें रहने वाले लोग हैं वे एक साथ रह सके एक कंट्री में और उन्हें किसी भी तरीके की पक्षपात फील ना हो। तो ये हमारा केस था बेल्जियम का। इस पे क्वेश्चन हमारा आता है, पहला क्वेश्चन ये बन जाता है, हाउ डिड बेल्जियन गवर्नमेंट सोल्व इट एथनिक प्रॉब्लम और हाईलाइट एनी 4 मेजर अडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। पहला आता है डिफरेंशिएट द एथनिक कंपोजिशन बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। पहला क्वेश्चन बन जाता है इथेनिक कंपोजिशन बताना मैं बेल्जियम का, या फिर इथेनिक कंपोजिशन बताना मैं श्रीलंका का, या फिर दोनों में डिफरेंस करने के लिए आ जाता है। तो अभी तक हमने बेल्जियम वाला केस समझ लिया है। एथनिक का मतलब होता है सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी यानी कि समाज में रहने वाली विविधता वाले लोग। तो ये हमने देख लिया कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं और फ्रेंच स्पीकिंग वाले कम हैं। उसी का उल्टा हो जाता है ब्रसल्स में आके, और फ्रेंच स्पीकिंग वाले जो वैसे माइनॉरिटी में है लेकिन रिच एंड पावरफुल हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अब ये इसने एक ग्राफ के तरीके से समझा रखा है, जैसे डच स्पीकर 59% है, फ्रेंच वाले 40% है और 1% जर्मन स्पीकिंग वाले भी लोग हैं बेल्जियम में। उसके बाद ब्रसल्स की बात करें तो 80% डच वाले हैं और 20% फ्रेंच वाले हैं। उसके बाद आता है कि अकोमोडेशन, यानी कि किस तरीके से उन्होंने समाधान करा और सॉल्यूशन करा अपनी इस प्रॉब्लम का। तो सॉल्यूशन क्या करा, 1970 से 1993 तक उन्होंने 4 अमेंडमेंट करे अपने संविधान में ताकि वे सारी चीज़ सोल्व हो सके। अब इन्होंने समाधान करे ये हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। स्टेप टेकन टू रिमूव टेंशन इन बेल्जियम। बेल्जियम ने अपनी इस परेशानी का हल किस तरीके से करा। पहला काम उन्होंने करा इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसकी हाईलाइट यानी कि हेडिंग क्या देंगे, हेडिंग देंगे इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन्होंने क्या करा, जैसे फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोग कम थे और डच वाले ज़्यादा थे, उन्होंने उस चीज़ को साइडलाइन कर दी। उन्होंने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारी जो असेंबली है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें दोनों से जो मंत्री चुन के आएंगे वे इक्वल नंबर में आएंगे। अब इक्वल नंबर में आएंगे तो पहली चीज़ तो यहीं पे हो गई, तो इक्वल नंबर में उन्हें लगा कि हाँ हमें रेस्पेक्ट मिल रही है। सेकंड, वाइड पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ हमने देखी है, पहले ये वाला देखो सेकंड पॉइंट में, सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रसल्स। ब्रसल्स में इन्होंने एक अलग सरकार बना दी, यानी कि सेंटर की अलग, स्टेट की अलग, जिसमें क्या कहा, इन विच बोथ कम्युनिटी है इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमने देखा कि सेंटर में कौन ज़्यादा थे, डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे। ठीक है, अब स्टेट की बात करी तो हमने देखा फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं। तो जब इन्होंने सेंटर में उन्हें इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन दे दिया तो ब्रसल्स वाले बोलने लगे कि भाई हमें वहाँ पर रेस्पेक्ट मिल रही है तो हमें ब्रसल्स में उन्हें इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रसल्स में भी फ्रेंच और डच मिनिस्टर की संख्या बराबर कर दी और इसमें एक अलग सरकार बनाएगी। अलग तो ऑब्वियस सी बात है बनी जाएगी। अलग क्यों बनेगी, क्योंकि वहाँ पर डच वालों की संख्या ज़्यादा थी, यहाँ पे फ्रांस वालों की ज़्यादा है। उसके बाद तीसरा काम इन्होंने क्या करा, वाइड पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबॉर्डिनेट होती है अधीनस्थ, यानी कि वो किसी के अंडर काम नहीं करेगी। स्टेट गवर्नमेंट को अलग से पावर दे दी कि आप इन मुद्दों पर काम कर सकते हैं, आप फ्री हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रूलिंग कर सकते हैं, बस रहना हमारे कंट्रोल में पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से आओ और उठ के बोलो कि हमें तो देश से अलग जाना है, वो वाला सीन नहीं है, बस इतना कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ इन्होंने काम करा, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, ये बेसिकली वन स्पीकिंग लैंग्वेज कम्युनिटी वाले के लिए था, यानी कि लैंग्वेज वालों को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बैठे थे। और इन्हें और क्या क्या काम दिया गया, इन्हें काम दिया गया कि ये कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशू को देखेंगे। कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, ये 4 काम थे इनके पास देखने के लिए। तो अगर ये आए कि अकोमोडेशन किस तरीके से करा बेल्जियम गवर्नमेंट में, सबसे पहली चीज़ इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर। दूसरा काम सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रसल्स। तीसरा काम स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। चौथा काम कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक पॉइंट और जो इसमें रह गया वो पॉइंट ये है, इक्वल पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग। इसे क्या लिखो ऐसे सुन लो बस। 5वां पॉइंट है इक्वल पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग।
लॉ मेकिंग का मतलब कानून बनाने में भी इक्वल पार्टिसिपेशन मिला। जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है तो अकेले फ्रांस वाले चेंज नहीं कर पाएंगे, अकेले डच स्पीकिंग वाले चेंज नहीं कर पाएंगे, उन्हें दोनों की सहमत होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, उसके बाद ही वे किसी संविधान में चेंज कर पाएंगे। ठीक है, ये क्यों दिया गया कि ताकि कोई ऐसी सिचुएशन न क्रिएट हो कि मेजोरिटी वालों के दिमाग में ऐसा कुछ आ जाए और वे अपने सिंगल हैंडेडली संविधान में चेंज कर दे, तो उसके लिए माइनॉरिटी वालों की भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो पांचों पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका अदर साउथ एशिया रीजन में, साउथ एशिया रीजन में, एशिया में हम है, इंडिया भी है, इंडिया के नीचे है तो साउथ में पड़ गया। तो साउथ में पड़ गया। दूसरी बात डाइवर्स पॉपुलेशन है, इसमें भी अलग अलग विविधता वाला देश है। तो ये आज़ाद कब होता है? पहली चीज़ 1948 में, हमारे से 1 साल बाद। उसके बाद द लीडर ऑफ सिंगल कम्युनिटी साउंड टू सिक्योर डोमिनेंस अवर गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू देयर मेजोरिटी। इथनिक कंपोजिशन क्या है पहले ये समझो। इसमें श्रीलंका में क्या था? सिंगल स्पीकिंग लोग थे और तमिल स्पीकिंग लोग थे। मेजोरिटी में 2 थे, पहला सिंगल बोलने वाले और दूसरा तमिल बोलने वाले। तो सिंगल वाले सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में थे 74%, और तमिल वालों की अगर हम बात करें, तमिल वाले 18% के आसपास में थे। उसमें से भी 2 हिस्से में बटे हुए थे, कुछ तो थे श्रीलंकन तमिल, कुछ थे जो इंडिया में रहते थे और काम के लिए वहाँ पर गए तो वे हो गए इंडियन तमिल। तो श्रीलंकन तमिल थे, इंडियन तमिल थे, यानी कि इनमें भी डिवीज़न है। तो इन्होंने क्या करा, बेसिकली फोकस कर दिया सिंगल की तरफ, क्योंकि सिंगल थे ज़्यादा में, और इसी को कहा जाता है मेजोरिटेरियन। मेजोरिटेरियन का मतलब जो व्यक्ति बहुमत में एक सरकार में, एक देश में रहते हैं, उन्हें हम ये चीज़ बोल दें कि आप अपने अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशन लगा लो। तो श्रीलंका वालों ने क्या काम करा? उल्टा काम कर दिया। पहली चीज, श्रीलंका एमर्जेज, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, 1948 में ये आज़ाद होता है। द लीडर ऑफ सिंगल कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू देयर मेजोरिटी। जो सिंगल कम्युनिटी के लीडर थे, उन्होंने क्या करा? डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना शुरू करा कि अपना अधिराज, कि हम तुमसे सुपीरियर हैं। किससे? बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, अपनी मेजोरिटी के दम पर, कि हम ज़्यादा संख्या में हैं तो हम तुमसे सुपर है और हमारे अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडोप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिंगल सुप्रीमेसी। तो उन्होंने क्या करा? एक सीरीज चलाई। सीरीज चलाते चलाते क्या काम करा कि मेजोरिटेरियन को हम कैसे फ्रंट में लाए, यानी कि पूरा की पूरी सरकार किसके तरीके से चले? मेजोरिटेरियन बहुमत के अकॉर्डिंग चले। ये काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब एथनिक कंपोजिशन क्या है वो हमने देख लिया। 74% सिंगल है और 13%, लगभग 18% के आसपास तमिल थे। उसमें कुछ फिर श्रीलंकन तमिल, कुछ इंडियन तमिल, कुछ मुस्लिम तमिल, इस तरीके से बटे हुए थे। अब इन्होंने क्या करा? मेजोरिटेरियन को स्टेब्लिश करने के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कर दी कि की फीचर ऑफ 1956 एक्ट, एक 1956 में एक्ट लाए श्रीलंका में। इससे सारी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसमें इन्होंने पहला काम क्या करा? सिंगल वाज रिकॉग्नाइज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। जब इन्हें पता लगा कि सिंगल रहने वाले, बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो इन्होंने सिंगल को ही ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया। जिससे क्या हुआ? तमिल लैंग्वेज वाज डिसरिगार्डेड। तमिल लैंग्वेज की अवहेलना हुई, उसे कुछ ज़्यादा सम्मान नहीं मिला और तमिल वाले अपने आप को साइडलाइन फील करने लगे। सेकंड, जो सिंगल में यानी कि श्रीलंका में ज़्यादातर धर्म फॉलो होता था वो होता था बुद्धिज्म। तो इन्होंने क्या करा? बुद्धिज्म धर्म को स्टेट की प्रोटेक्शन दे दी कि ये स्टेट के प्रोटेक्शन में चलेगा। जो बाकी जैसे तमिल वाले हो गए, हिंदू तमिल थे, मुस्लिम तमिल थे या वे वाले थे, वे साइडलाइन कर दिए गए। थर्ड, इन्होंने काम करा कि सिंगल एप्लीकेंट वर प्रीफर्ड फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब, यानी कि गवर्नमेंट जॉब हो या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, स्कूल में एडमिशन लेना हो, उनमें भी इन्होंने सिंगल वालों को प्रेफरेंस दी। तो देखा क्या चल रहा है, इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल। तो यानी कि पूरा का पूरा फोकस एक कम्युनिटी पे कर दिया और वो कर दिया सिंगल वालों पे। तो मेजोरिटेरियन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे क्या होगा कि दूसरे वाले साइडलाइन फील करेंगे और उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि भाई अब हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। अब इसका आगे रिजल्ट क्या निकलता है? All these measures coming one after one the other gradually increase the feeling of alienation. Alienation का मतलब होता है अलगाववादी, यानी कि अलग फील करना। ठीक है, alienation का मतलब क्या होता है? अलगाववादी, अलग फील करना। अमंग द श्रीलंकन तमिल, तो श्रीलंकन तमिल अपने आप को अलग फील करने लगे। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न इनटू अ वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या हुआ? ये एक विवाद में बदलता चला गया, इन दोनों कम्युनिटी के बीच के जो मिसट्रस्ट बन रहा था, और सून टर्न इट इनटू ए सिविल वॉर। तो ये लास्ट में जाके एक सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध जैसी सिचुएशन बन गई। गृह युद्ध क्या होता है? ये सिविल वॉर और मेजोरिटेरियन नीचे दे रखे हैं, वहाँ से हम एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है,
अभी बस इतना समझो, सिविल वॉर होता है कि किसी देश में रहने वाली दो कम्युनिटी आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाए और वो वॉयलेंट फॉर्म में तब्दील हो जाए, यानी कि सिर्फ बातों वाली लड़ाई न रह के मारकाट वाली सिचुएशन चल जाए। We saw contrasting form of power sharing through the example of Belgium and Sri Lanka. In Belgium, the constitution was amended so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. अब हमने क्या करा, दो केस पढ़े, पहला बेल्जियम वाला। बेल्जियम वालों ने क्या करा, बेल्जियम वालों में भी डाइवर्सिटी थी, अलग अलग विविधता तो वहाँ पे थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, समझदारी दिखाई और समझदारी दिखा के क्या करा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा और ताकि सब एक कंट्री में एक जैसे एक साथ रह सके। उसके बाद श्रीलंका वालों ने क्या करा, श्रीलंका वालों ने मेजोरिटेरियन को सपोर्ट करा, यानी कि बहुमत वालों को सपोर्ट करा, और जिससे क्या हुआ, एलाइनेशन अमंग द तमिल के बीच में अलगाववादी वाली फीलिंग आने लगी और ये क्या हुआ, एक सिविल वॉर में बदल गया। हैंस इट कैन बी सेड दैट पावर शेयरिंग नेसेसरी। इससे हमें पता लगता है कि पावर शेयरिंग जरूरी है, क्योंकि अब देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि एथनिक कंपोजिशन क्या क्या हो सकता है, बेल्जियम की और श्रीलंका में डिफरेंस सेट करने के लिए आ जाए वो कर लोगे, बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन आ जाए वो कर लोगे, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन आ जाए वो कर लोगे, दोनों में डिफ्रेंशिएट की पूछ ले तो डिफ्रेंशिएट कर लोगे, ठीक है। श्रीलंका में तमिल और सिंगल ज़्यादा हैं, और बेल्जियम की बात करें डच और फ्रेंच के बीच में चल रही है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने संविधान में अमेंडमेंट करा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने मेजोरिटेरियन को सपोर्ट करा, और इस तरीके से सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। अब उसके बाद दो क्वेश्चन इससे बनते हैं कि उन्होंने बेल्जियम वालों ने, देख लो क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड बेल्जियम गवर्नमेंट सोल्व इट एथनिक प्रॉब्लम। तो ये सोल्व कैसे करी थी, इसके हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन वे वाले, ठीक है। उसके बाद हाईलाइट एनी फॉर मेजर, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये आए आंसर आपको सेम ही करना है, ठीक है। उसके बाद वाई डिड द सिविल वॉर ब्रेक आउट इन श्रीलंका, लिस्ट द रीजन, ये दोनों क्वेश्चन भी सेम है। बस शुरुआत कैसे करनी है, अगर सिविल वॉर की बात करेगा तो पहले सिविल वॉर को डिफाइन करो, उसके बाद श्रीलंका में क्यों सिविल वॉर छिड़ा वो बता दो। वे पॉइंट सेम है कि तमिल सिंगल वाले लोग रहते थे, तमिल वालों को, सिंगल वालों को क्या करा, सपोर्ट दिया गया, 1956 एक्ट में उन्होंने सारी चीज़ करी गई। अब अगर मेजोरिटेरियन क्या है तो पहले मेजोरिटेरियन को डिफाइन करो, उसके बाद वही सारे पॉइंट बैक टू बैक लिख लो। एक इसमें क्वेश्चन बन जाता है 1956 एक्ट ऑफ श्रीलंका में क्या क्या चीज़ दी गई है, वो भी हमने पढ़ लिया है। अगला बात आता है, वाई इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये अब हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या होता है, कैसी चीज़ है। अब हमने देख लिया कि पावर शेयरिंग जरूरी है, क्योंकि उसने बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करी और सोल्व हुआ। अब आता है क्वेश्चन, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग इतनी ज़्यादा डिमांड में क्यों है, तो डिमांड में क्यों है, इसके दो रीजन दिए गए हैं, एक प्रूडेंशियल रीजन होता है, एक मोरल रीजन। प्रूडेंशियल होता है विवेकपूर्ण, यानी कि तार्किक, कि किस किस तरीके से हम तर्क पेश करें, और मोरल होता है नैतिक, यानी कि एक कॉमन जनरल वाली बातें बता दे कि भाई जरूरी है, ऐसे है। जैसे मोरल रीजन हम मोरल साइंस पढ़ते थे ना, कि माता पिता के पैर छुओ, बड़ों का सम्मान करो, इसमें कोई रीजन थोड़ा ही ना है, ये बस एक नैतिक भाव है। तो इस तरीके से नैतिक भाव में एक बेसिक बात है जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड, और प्रूडेंशियल में हम तर्क देंगे। तो पहली चीज तर्क क्या है, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। ये क्या करता है, ये घटाता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, विवाद की जो पॉसिबिलिटी होती है बिटवीन अलग अलग सोशल ग्रुप में, उन्हें ये घटाता है। उसके बाद इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ये पॉलिटिकल सिस्टम में स्थिरता लाता है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम में कि एक ही लोग रूल करे जा रहे हैं, अलग अलग को चांस मिलता है, पब्लिक को चांस मिलता है। दूसरी बात, अब आते हैं मोरल रीजन की तरफ, इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये वाला अलग से क्वेश्चन बन के भी आ जाता है, पावर शेयरिंग इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी या स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद अभी डिस्कस करेंगे इसको, इट प्रोवाइड द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या करता है, पीपल को लेजिटिमेसी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कैसे है, इस वाले पॉइंट की, क्योंकि ये अलग से बन के आ जाता है। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कैसे है, पहली चीज, डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का शासन। तो ये हमें क्या करता है, लोगों को सरकार बनाने के लिए एक चांस प्रोवाइड कराता है। सेकंड चीज़, इसमें हम चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट पे चेक कर सकते हैं कि जो जो उन्होंने वादे करे थे क्या वे उन्हें पूरे कर रहे हैं, नहीं कर रहे। थर्ड चीज़, पावर शेयरिंग होती है डेमोक्रेसी में। हमने देखा है कि जैसे इंडिया की बात करें तो स्टेट, सेंटर और मतलब सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट है, तो ये भी तो पावर शेयरिंग का ही फॉर्म है कि उन्होंने अपनी पावर शेयर अलग अलग देशों में अलग अलग पार्ट्स में करी है, ठीक है, और पावर शेयरिंग हो गई।
तो इसी तरीके से 3-4 पॉइंट आप अपने तरीके से लिख सकते हो, ज़्यादा बड़े में नहीं आता, 3 या 4 मार्क्स में ही आता है, 3 मार्क्स में आता है बेसिकली। उसके बाद आता है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, लास्ट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट वन। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, किस किस तरीके की पावर शेयरिंग की फॉर्म होती है? तो सबसे पहले हो गई वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल कैसे होती है? वर्टिकल होती है सीधी लाइन, ठीक है, मैथ में पढ़ी होगी वर्टिकल सीधी लाइन। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में होगी। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में इनको अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले को। अभी बस इतना देखो, वर्टिकल किस किस के बीच में? सेंटर, स्टेट और लोकल के बीच में। तो ये क्या है? ये डिफरेंट लेवल है। ये क्या है? डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग स्तर पे है, एक सबसे टॉप पे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। ये क्या है? डिफरेंट लेवल पे। नेक्स्ट आते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे, यानी कि एक लाइन सीधी लाइन में बैठे हैं तो यानी कि सब बराबरी पे होंगे। तो इसमें क्या है? सेम लेवल पे हैं, उसमें अलग अलग लेवल थी, इसमें सेम लेवल पे हैं, सेम लेवल बट डिफरेंट ऑर्गन के बीच में। ऑर्गन कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब ये क्या क्या होते हैं? लेजिस्लेटिव होती है विधायिका, विधायिका यानी कि टू मेकिंग द लॉ। लेजिस्लेटिव होती है टू मेकिंग द लॉ, जो कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव वे होते हैं जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करके आते हैं, इसको हम कहते हैं कार्यपालिका। थर्ड वन होता है जुडिशरी। जुडिशरी को सबको पता ही है, कानून, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे हमारे न्यायपालिका जुडिशरी में आती है। यानी कि अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में से किसी ने कोई गड़बड़ करी तो वो जुडिशरी चेक करता है। इसीलिए इस सिस्टम को हम चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल वाला, दोनों का पता लगा। हॉरिजॉन्टल वाले में क्या होते हैं? सेम लेवल पे होते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, सेम लेवल बट पावर शेयरिंग किसके बीच में? डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी में। तो डिफरेंट ऑर्गन में कौन कौन आएंगे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब ये तीनों क्योंकि सेम लेवल पे होते हैं, ये एक दूसरे को चेक करते हैं कि लेजिस्लेटिव ने कुछ गलती कर दी तो जुडिशरी रोक देगा, जुडिशरी ने कोई रोक गलत दे दिया तो लेजिस्लेटिव वाले उसे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब फर्स्ट हो गया वर्टिकल, सेकंड हॉरिजॉन्टल। थर्ड की बात करें, पावर्स में भी ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप के बीच में भी शेयर करा गया है। जैसे कि ये हमने बेल्जियम वाले केस में देखा था, उन्होंने एक अलग सरकार बनाई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसका काम क्या था? ये लैंग्वेज, रिलीजियस, कल्चर और एजुकेशन, ये वाले सारे मुद्दे कम्युनिटी गवर्नमेंट देखती थी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट उन्होंने हमें दिया है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल प्रेशर ग्रुप। सोशल प्रेशर ग्रुप या फिर पॉलिटिकल पार्टी। देखो, जैसे हम देखते हैं कि विपक्ष का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे समाज में। कुछ ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं जो डायरेक्ट लीड नहीं करते लेकिन फिर भी वे काम करते रहते हैं। जैसे किसान आंदोलन की बात करें तो किसानों का जो किसान मोर्चा है वो कोई ऑफिशियल लीडरशिप थोड़ा ही है, अनऑफिशियल लीडरशिप है, लेकिन वे क्या करती है? वे दबाव बनाने के काम करती है सरकार पे कि किसान से रिलेटेड कोई मुद्दे हो, आप हम अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे। तो सेम चीज़ पॉलिटिकल पार्टी होती है। अगर कोई एक रूलिंग में पार्टी है और एक अपोजिशन में पार्टी है, अपोजिशन वाले भले ही जीतते नहीं हैं, लेकिन जब भी कोई देश में विरोध वाला मुद्दा होगा तो उसे संसद तक ले जाने का और संसद में क्वेश्चन पूछने का जो काम है ऑफिशियली, वो काम अपोजिशन पार्टी का है। तो इसलिए अपोजिशन पार्टी का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो 4 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, चारों समझ में आ गई। अब इसके बाद आता है ये सिविल वॉर। सिविल वॉर की डेफिनेशन डायरेक्ट लिख सकते हो, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक ए वॉर। यानी कि एक कंट्री में रहने वाले अलग अलग सोशल डाइवर्सिटी के लोग के बीच में विवाद क्रिएट हो जाए और वो इस कदर गहरा हो जाए कि वो एक वॉर लाइक सिचुएशन बन जाए कि हम मारकाट पे तैयार हो जाए, उससे हम बोलेंगे सिविल वॉर, ठीक है। अगला आता है मेजोरिटेरियनिज्म, अ बिलीफ दैट अ मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री। यानी कि एक विश्वास है कि कंट्री में रहने वाले मेजोरिटी के पीपल ही कंट्री को रूल कर सकते हैं इन विच एवर वे इट वांट्स, जिस भी तरीके से वे चाहें, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। यानी कि डिसरिगार्डिंग, अवेल ना करके भी विशेज एंड नीड ऑफ माइनॉरिटीज के। ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर मैं मेजोरिटी में हूँ तो अगर मुझे पता होगा, मुझे अपने फील्ड के रिलेटेड पता होगा ना कि भाई हमारे लोगों को क्या चाहिए, मैं जिस फील्ड से आता हूँ, जिस कल्चर से आता हूँ, जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, जिस कास्ट से आता हूँ, उसका मुझे पता होगा। लेकिन माइनॉरिटी वालों की क्या डिमांड है उसका नहीं पता होगा, क्योंकि वो चीज़ मैं फील नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, माइनॉरिटीज़ को भी हमने सपोर्ट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म।
एक चीज़ बस थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में, क्योंकि ये अलग से भी आ जाता है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहली चीज़ लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करें तो ये क्या करता है, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या है, डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट लेवल पे। और इसमें क्या है, लेवल तो सेम होगी, सेम लेवल हॉरिजॉन्टल में, लेकिन ऑर्गन अलग अलग होंगे, अलग अलग संस्था के बीच में होंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट एग्जांपल लिख दो। इसकी अगर हम बात करें डिफरेंट लेवल की है तो सेंटर, स्टेट, लोकल। इसकी अगर हम बात करें सेम लेवल पे है तो कौन कौन से आ जाएंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, पर्पज क्या क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य की अगर हम बात करें, उद्देश्य क्या है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का। वर्टिकल हम इस तरीके से कर रहे हैं सेंटर, स्टेट और लोकल के बीच में, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि हम गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन को इतने बेटर तरीके से चला सके कि हमें लोकल लोगों तक की प्रॉब्लम भी पता हो। ठीक है, अब आते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि इस तरीके से होता है सेम एक लेवल पे यानी कि पावर तो सब में इक्वल है, तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है, इसका उद्देश्य है कि चेक एंड बैलेंस का काम करता है। ये क्वेश्चन पे अलग से आ जाता है, वाई इट इज नोन एज चेक एंड बैलेंस। तो चेक एंड बैलेंस क्यों कहा जाता है इसको, चेक एंड बैलेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये सेम लेवल पे है, ठीक है, यानी कि इनके फील्ड बटे हुए हैं सेम कि आप इन पे काम करोगे, आप इन पे काम करोगे, आप इन पे काम करोगे, लेकिन इन्हें म्यूचुअल कंसेंट की जरूरत पड़ती है। और दूसरी चीज, इन्हें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई एक अपनी पावर का एक्सेसिव यूज करता है या मिसयूज करता है तो दूसरे वाला उसके रूल को यानी कि उसके फैसले को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, ये हो गए 3 पॉइंट, पर्पज का पता लग गया। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाएगा इनका डिपेंडेंसी डाल देंगे कि क्या ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर हम बात करें वर्टिकल में सेंटर, स्टेट, लोकल क्या एक दूसरे पर निर्भर हैं। देखो वैसे तो ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन रिसोर्सेज के बेसिस पे ये एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। लोकल वाले को पैसे की जरूरत पड़ेगी स्टेट से, स्टेट वालों को पैसे की जरूरत पड़ेगी सेंटर से, तो इनका एरिया इंडिपेंडेंट है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल वाले की, तो क्या ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ऑब्वियस सी बात है डिपेंडेंट है, क्योंकि इन्हें तो म्यूचुअल कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। इनका भी फील्ड्स अलग है, लेकिन फाइनल डिसीजन के लिए म्यूचुअल कंसेंट की इन्हें जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट, बताओ। डिपेंडेंसी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। अच्छा, डिसीजन मेकिंग बताओ, डिसीजन मेकिंग में क्या क्या है, डिसीजन मेकिंग में क्या उन्हें एक दूसरे को जरूरत पड़ेगी, ये वाला पॉइंट खुद करना। 5 पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिए। पहला डेफिनेशन में लेवल बता दो, ये डिफरेंट लेवल पे है, ये सेम लेवल पे है, सेम लेवल बट डिफरेंट ऑर्गन में। दूसरा पॉइंट एग्जांपल बता दो, सेंटर, स्टेट, लोकल, उसको में कौन कौन से हो गए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसी में पर्पज बताओ, उद्देश्य बताओ, क्या क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि लोकल लेवल पे भी हम गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चला सके। उसका उद्देश्य क्या है, चेक एंड बैलेंस का, कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। फोर्थ पॉइंट डिसीजन मेकिंग स्किल, और फिफ्थ पॉइंट डिपेंडेंसी, क्या ये एक दूसरे को डिपेंडेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। कुछ MCQ है, इन्हें पढ़ लो या बता दो, चलो जल्दी। I believe that the majority community should be able to rule a country. मेजोरिटी वाली कम्युनिटी रूल करे तो मेजोरिटेरियन हो गया। ठीक है, सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये भी ठीक है। पावर कैन ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, ये भी सही है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट शुरू है, तो इसका हो जाएगा डी वाला आंसर। थर्ड, मैच करना है हमें। कोलिशन एक वर्ड आया, कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन की सरकार। गठबंधन क्या होता है कि कोई भी पार्टी मेजोरिटी में ना आए तो वे आपस में गठबंधन कर लेती है कि हम आपको सहमत देंगे और आप अपनी सरकार बना लो। तो कोलिशन का मतलब पता लग गया, गठबंधन की सरकार। तो नीचे देखने में से कोई सा वर्ड है ऐसा गठबंधन वाला, गवर्नमेंट ऑफ मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टी, पहले का सेकंड। बी, सिविल वॉर, गृह युद्ध वाली सिचुएशन, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप, दो अलग अलग ग्रुप के बीच में विवाद क्रिएट हो जाए। चेक एंड बैलेंस किसके बीच, ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट चेक द अदर्स, जो ईच ऑर्गन है वो क्या करे, चेक करता है अदर को। ये हमने किसमें पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। अगला, कम्युनिटी गवर्नमेंट, लोगों की सरकार, पावर शुड बी शेयर्ड इवन अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो डी का क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, फोर्थ, इनमें से लगाना, इनमें से कौन सा हो जाएगा। इसके ऑप्शन गलत दे रखे हैं,
बट अपने वेरीफाई कर देना, क्योंकि ये बात सेम ही कर दी इन्होंने। सी का थर्ड करना था, डी का फर्स्ट करना था, ये इन्होंने बिल्कुल सेम कर दिया। ऑप्शन दोनों सेम हो रखे हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलना, मैंने मैच बता दिया कौन कौन सा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था। देयर आर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया में क्या केवल 2 लेवल है? नहीं जी, तीसरी भी है, लोकल वाली भी है, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 गलत है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो, पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5th में। पावर शेयरिंग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एप्रोप्रिएट। इम्पोर्टेंस बतानी है हमें, ठीक है। वैसे सारी सही हो सकती है, लेकिन इम्पोर्टेंस यानी कि प्रूडेंशियल रीजन वाले की बात करेंगे, तार्किक वाले, कोई तार्किक पक्ष होना चाहिए। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, ये तार्किक नहीं है, मतलब आंसर सही है, ये वाली लाइन सही है, लेकिन ये तर्क वाली बात नहीं है, मोरल रीजन है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर इज द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर इज शेयरिंग द पावर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये भी ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में यही पढ़ा है। और ये क्या करता है? स्टेबिलिटी बनाती है, ये भी ठीक है। तो सेकंड छोड़ के फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी, यानी कि इसके हिसाब से हमारा आंसर लग जाएगा बी। 6th, ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन क्या है? बुद्धिज्म, अभी पढ़ के आए हैं। एन इंडिपेंडेंट स्टेट वाज टू बी फॉर्म्ड एज डिमांडेड बाय द, हाँ, जब इनमें लड़ाई शुरू हो गई थी तो उसके बाद 1918 में तमिल इल्लम सरकार की डिमांड करी थी। तमिल वालों को एलाइनेशन फील हुआ था ना, अलग करा गया था, तो उन्होंने कहा हमें तमिल इल्लम सरकार बनानी है। उसके बाद आइडेंटिफाइड द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग द, ये वाला कर लेना, सेम ही बात है, इसमें कोई अलग नहीं है। हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात जब हमने करी थी तो इसमें हमने बताया था केवल वे लोग करेंगे ओनली 1 लैंग्वेज कम्युनिटी, यानी कि हर लैंग्वेज वाले अपने अपने हिसाब से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है सिटीजन ऑफ द होल कंट्री, बट ये नहीं है, इसमें स्पेसिफिक करा गया था लैंग्वेज के बेसिस पे। अब आते हैं द टर्म एथनिक मीन्स, इंपॉर्टेंट है। एथनिक कंपोजिशन पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये तो पता होता क्या है। एथनिक कंपोजिशन होता है सोशल डिवीजन, समाज में रहने वाले अलग अलग लोग के द्वारा चेंज। अब एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन है, चलो ये आपको खुद करने हैं इनका आंसर, जल्दी जल्दी पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो। 11, 12, 13, 14 और ये हमारा 15, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। आंसर ये रहे, अपने आंसर वेरीफाई कर लेना, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। इसके बाद हम चैप्टर 2 कवर करेंगे। तो जो भी 10th में हाफ ईयरली एग्जाम दे रहा है या दे चुका है, रिवीजन के लिए आप सेंड कर दो, आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्दी से जल्द मिल जाए। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।